हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, संसदीय शासन प्रणाली। जब हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, और इसका जवाब है संसदात्मक शासन प्रणाली। यानी हमारी पूरी जो व्यवस्था है वो संसदात्मक शासन प्रणाली के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आज इस संसदीय शासन प्रणाली का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके 4 पार्ट मैंने बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में जहां इसका परिचय प्राप्त करेंगे, सेकंड पार्ट में संसदीय शासन की व्यवस्थाएं, थर्ड पार्ट में इसके गुण और दोष, और फोर्थ पार्ट में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अंतर का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली ये हमारी 1919 से चली आ रही शासन प्रणाली है, और इसी कारण से भारत ने इस शासन प्रणाली को अपनाना भारत में ज़्यादा बेहतर समझा। हालांकि इस प्रणाली को लेकर के काफ़ी सारे जो वाद विवाद हैं, बहस हैं, चर्चाएं हैं, वो अक्सर गर्म होती रहती हैं, जिनका जिक्र भी हम इन वीडियोस में करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली या संसदात्मक व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। ये जो व्यवस्था है वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों के संबंधों पर आधारित है। यानी दोनों ही इसमें मिला जुला एक साथ कार्य करती हैं, एक के साथ में दूसरे का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, और इनको लेकर के 2 प्रणाली विकसित की गई थी, जो कि संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली। लेकिन हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था और उन्होंने यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया था, जो कि यहाँ पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही थी। इस संसदीय प्रणाली में जहाँ कार्यकारी विधायिका के बहुमत के समर्थन के साथ सत्ता में रहते हैं, और जो संसद है उसी में से कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, और लोकसभा के विश्वास को बनाए रखते हुए सरकार की नीति के निर्माण और कानून में इसके प्रसारण के लिए कार्यपालिका को प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाता है। यानी व्यवस्थापिका या संसदात्मक शासन चाहे होता है, लेकिन जो सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होती है वह कार्यपालिका के ऊपर होती है। यानी कार्यपालिका मुख्य होती है, लेकिन वह व्यवस्थापिका या संसद के विश्वास पर ही कार्य करती है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट की जो संसदीय सरकार है उसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। यहाँ पर हम 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट का। चूंकि हमारे यहाँ पर दोहरी शासन प्रणाली है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2 प्रावधान है जो संसदात्मक शासन को बताते हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, जो कि ये कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो उसे सहायता और परामर्श देंगे। यानी जो राष्ट्रपति है वह आग्रह कर सकता है मंत्रिमंडल से कि आप इस प्रकार की सलाह दो, और वह उस सलाह को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। राष्ट्रपति के लिए इन सिफारिशों को मानना आवश्यक नहीं है, हालांकि वो मानता है। ये यहाँ पर एक परंपरा पड़ गई है कि राष्ट्रपति इन सिफारिशों को मानता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, और ना ही ये जो सिफारिशें हैं वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी न्यायपालिका इन सिफारिशों की या जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, उसकी कोई समीक्षा नहीं करेगा। एक है अनुच्छेद 75, और ये कहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर अन्य मंत्रालयों को चुनता है। देखिए, जो प्रधानमंत्री है वह निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। हमारे यहाँ 2 सदन हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का सदन है, यानी विभिन्न राज्यों के सदस्य इसमें चुनकर के आते हैं, वो इसे इसमें चुनकर भेजते हैं, और जो लोकसभा है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो के बाद में, यानी जो संसदात्मक शासन व्यवस्था आप पढ़ोगे उसके बाद में मैं आपके लिए भारत में संसद पार्लियामेंट की जो स्थिति है, पार्लियामेंट के सदन है, उनकी शक्तियां हैं, उनसे संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपके बहुत सारे
कोर्स को कवर करते हैं, साथ ही आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो मैं बता रही थी आपको कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको चुनता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रालयों को चुना जाता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है और ये सामूहिक रूप से, जो सारा मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आते हैं जो राज्य संबंधी प्रावधान है, ये तो दोनों केंद्र के लिए प्रावधान थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए। स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मंत्रियों के मंत्रिमंडल द्वारा जो राज्यपाल है वो यहाँ पर कार्य करता है और राज्यपाल को प्रदान की जाने वाली सहायता और परामर्श पर केंद्रित है, यानी राज्यपाल मंत्रियों के जो मंत्रिमंडल है उसके परामर्श पर, सहायता पर कार्य करेगा और अपने कर्तव्यों की पालना करेगा। यदि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को माने। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, दोनों में थोड़ा अंतर है, जो कि जब मैं आपको भारत की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पढ़ाऊंगी तब विस्तार से आपको इनका परिचय दूंगी। तो राष्ट्रपति जो है, जो राज्यपाल है यदि वह मंत्रिपरिषद की सिफारिशें मानता है नहीं मानता ये उसके विवेक पर निर्भर है और ये सिफारिशें भी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 164 जो है ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है जो कि केंद्र में है। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और जो राज्यपाल है वो उस कार्यकाल के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी स्थिति वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वही सेम स्टेट गवर्नमेंट में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। एक राज्यपाल है स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति है। सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद है, लोकसभा है, तो राज्य में विधानसभा है। अब प्रश्न उठता है कि भारत ने संसदीय मॉडल को ही क्यों चुना, अध्यक्षात्मक व्यवस्था को क्यों नहीं चुना? तो इसके कुछ कारण मैंने शुरुआत में, वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बताए थे और अब पुनः आपको एक एक बिंदुवार में बताती हूँ कि हमारा जब संविधान निर्माण हुआ था तो उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 हमारे यहाँ पहले ही कार्य कर रहे थे अंग्रेजी शासन के काल में। तो उसका अनुभव, इस शासन पद्धति का अनुभव कुछ हमें पहले से ही था और भारत में ये पद्धति ठीक प्रकार से काम कर रही थी, यानी भारतीय स्थितियों के लिए अनुकूल साबित हो रही थी, इसलिए इस प्रणाली को अपनाया गया। दूसरी चीज़ है कि हमें अनुभव ने ये सिखाया कि अधिकारियों को लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी जो कार्य कर रहे हैं सरकारी सेवाओं में, यदि लोगों के प्रतिनिधि उन्हें नियंत्रित करें, उन्हें आदेशित करें तो अच्छे तरह से देश का शासन चलता है। यानी जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके द्वारा प्रशासनिक कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ये कहते थे कि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं, जिससे क्या है, व्यक्ति पूजा की स्थिति आती है, राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर सकता है, इसलिए वह राष्ट्रपति प्रणाली नहीं अपनाना चाहते थे। चौथा कारण जो है कि जो संसदीय प्रणाली है वो जनता के प्रति, जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह है। यदि सरकार सही प्रकार से कार्य नहीं करती है तो जो संसद के प्रतिनिधि हैं, यानी हमारे जो प्रतिनिधि है, जो सांसद हैं या जो विधायक हैं, वो विभिन्न प्रश्न पूछ करके, विभिन्न प्रस्ताव रख करके, अविश्वास प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, या फिर कोई प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, इस प्रकार के प्रश्नों से वह सरकार को प्रभावित कर सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से विपक्ष शक्तिशाली होता है और जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। इसके अलावा
संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच टकराव नहीं आता है, जैसा कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। तो ये सभी कारण थे स्टूडेंट, जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो इतनी मिश्रित व्यवस्था है, जो इतने सारे विविधता है और इतने राज्य हैं और उन राज्यों की संस्कृति अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनके त्योहार अलग हैं, सब कुछ अलग है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिससे कि सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के जो हित हैं वो सुरक्षित रह सकें, भारत अखंड बन सके, भारत के देश जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीय भावना बनी रहे। और इसलिए हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को जारी रखा गया और काफ़ी सारी बहस इस प्रकार की उठ रही है 1970 से ही कि ये जो राष्ट्रपति प्रणाली है ये लागू होनी चाहिए भारत में, क्योंकि संसदीय प्रणाली कई बार अपनी मनमानी करती है और इस प्रकार की स्थितियां कुछ आई हैं। 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा इस प्रकार की स्थिति आई हैं, जबकि आपातकाल लागू किया गया था 1976 में। 1975-76 की स्थितियां थोड़ी सी विकट थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे यहाँ पर संसदीय सरकार को परिवर्तित किया जाए। इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य करेगी। इसलिए जो व्यवस्था हमारे यहाँ चली आ रही है और जो सफलतापूर्वक चली आ रही है, उस व्यवस्था को हमें सुधारना चाहिए और अच्छी तरह से उसका संचालन करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अभी इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे और जिसमें हम जानेंगे भारत में संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से पढ़िए। आपको जो भी समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, जिससे कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। साथ ही आप मुझे बताइए कि आपको क्या कमी लगी और आगे आपको किन वीडियोस की आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।